बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन चार्ज सरफेस। ठीक है, वो जो चार्ज सरफेस है किसी बबल की हो सकती है या बैलून की हो सकती है आपको, और या किसी कंडक्टर की हो सकती है। आपको इस तरह की बॉडी सेलेक्ट करनी है जिसमें चार्ज केवल सरफेस पे हो, इनसाइड में चार्ज नहीं हो। यहाँ पे चार्ज कैसा हो, यहाँ नहीं हो, अंदर चार्ज नहीं हो। चार्ज हो तो केवल सरफेस पे हो। और ऐसा कब होता है, बॉडी या तो होलो हो, अंदर से होलो है, अंदर से खाली है बॉडी, जैसे बलून में होता है, जैसे बबल में होता है। ठीक है ना, बबल अपने हेडिंग में बबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको चार्ज बॉडी चाहिए थी जिसपे सरफेस पे चार्ज हो, अंदर नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो है सरफेस, इस पर प्रेशर क्यों होगा ये आप माइंड सेट करो सबसे पहले तो, कि प्रेशर आया कहाँ से। प्रेशर कहाँ से पैदा होता है, फोर्स से। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स की वजह से होता है, और फोर्स कौन सा, इस चैप्टर में एक ही तो फोर्स है जो बार बार रिपीट होते चले जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फोर्स acting on a q charge which is kept in influence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से q चार्ज पे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स की वजह से इस सरफेस पर जिसका एरिया है सरफेस का a, उस पे अपने प्रेशर पता करेंगे, उस प्रेशर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास में रास्ता तो दिख रहा है। आपका सबसे बड़ा टारगेट है इस टॉपिक का, वो है ये। ठीक है, कई बार डेरिवेशन को आप उल्टा भी पढ़ा करें, यानी कि जो डेस्टिनेशन है उसको पहले अपन लोग, अच्छा ये कब कब कर पाएंगे आप, मैं जो कह रहा हूं पूरा टॉपिक हो जाने के बाद, जब आप रिवीजन कर रहे हो, दोबारा पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले किसको जाके देखें, डेस्टिनेशन को। ठीक है, डेस्टिनेशन को देखो कि क्या पता करना है, प्रेशर पता करना है। कैसे आएगा, फोर्स अपॉन एरिया से आएगा। फोर्स कैसे आएगा, F इक्वल टू क्यू ई से आएगा। क्यू किसका पता पड़ेगा अभी, ठीक है ना, कौन सा क्यू, क्यू कौन, ये चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये सब चीज़ें जो है धीरे 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 तो आप क्या करेंगे, उल्टा रीड करेंगे। यदि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम नहीं, जब आप रिवाइज कर रहे हो। खैर अपन लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अपन लोग पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। जब आप रिपीट करते हैं तो कोशिश ये भी करें कि आप रिवर्स डायरेक्शन में चलें, तो आपका वो पक्का होता है। ठीक है, देखो ये जो बबल या बलून है, इसको टारगेट क्या है, इसको अपन ने, इसके ऊपर अपन ने एक फ्रैक्शन कंसीडर किया है। एक फ्रैक्शन है ए बी। इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है ए बी, इसको अपन ने कंसीडर किया है। इस पे सब कुछ करेंगे। वो जो क्यू है वो इसका चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस जगह पर ए बी सिचुएटेड है, फ्रैक्शन ए बी सिचुएटेड है, उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। ये चार्ज किसका है, ए बी का है। तो ए बी इज ए फ्रैक्शन ऑफ दिस होल स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है, अपने को फॉर्मूला केवल स्फेयर का अवेलेबल है, इसलिए अपन लोग स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने पास में फॉर्मूला अवेलेबल है स्फेयर का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या किया कि पूरा जो स्फेरिकल सरफेस है उसके दो पार्ट कर लिए, एक तो ए बी और एक रेस्ट बचा हुआ, ए बी और बाकी का बचा हुआ, मैं उसको रेस्ट पार्ट को बोल देता हूं ए सी बी। इसके दो टुकड़े करें, ठीक है, और ये है वो दो टुकड़े। देखो बच्चों, ये
ओरिजिनल स्फीयर है जिसको मैंने कहा पूरा कंप्लीट होल, ठीक है। और इसका ये जो फ्रैक्शन है इसको मैंने अलग डायग्राम बनाया है। अपन लोग सच्ची में इसको ब्रेक नहीं कर रहे, केवल कंसिडर कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस होल, वन इज फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा टुकड़ा है, और दूसरा बचा हुआ रेस्ट पार्ट ACB, ठीक है। ये कंप्लीट इन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, फ्रैक्शन प्लस रेस्ट, ठीक है। अब अपन लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। देर आर 2 पॉइंट्स, वन इज एट आउटसाइड of the sphere and another is inside the sphere। 2 पॉइंट्स हैं, P आउटसाइड पे है, बाहर है, एंड Q इज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। यहाँ भी वो 2 पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P, it is point Q and this is point P, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं? पॉइंट तो 2 ही हैं, ये मत काउंट करना 1 2 3 4 5, 2 ही पॉइंट हैं, 3 डायग्राम में शो किए हुए हैं, ठीक है। ओके, अब आपका काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे डिसाइड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिसाइड करना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, वेयर इज द पॉइंट, यस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? एरो अवे, ठीक है। क्या नाम बोलूं इसका मैं? इस एरो का नाम क्या बोलूं? वेक्टर का ईपी का फॉर्मूला कितना होता है? ये आपको नोट्स में जाके देखना पड़ेगा। टॉपिक कौन सा है? कंडक्टर स्फीयर, होलो या शेल स्फीयर के सरफेस पर। पॉइंट पे आप सोच रहे हो सरफेस पे कहाँ है? थोड़ा सा बाहर है, तो थोड़ा सा ही तो बाहर है, very near to surface, the point P is very near to the surface। तो पॉइंट P पर फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। नोट्स में जाके देखें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। पॉइंट Q पर फील्ड कितना है? EQ का वैल्यू काफ़ी फेमस है, EQ इक्वल टू 0। क्या फेमस है इस बारे में? कि किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, किसी भी होलो या कंडक्टर चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये तो काफ़ी वेल नोन और फेमस फैक्ट है, इनसाइड में फील्ड 0 होता है, EQ का वैल्यू 0, ठीक है। तो पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो आप सोचोगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता तो दिया, बार बार क्यों पूछ रहा हूं? नहीं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ड्यू टू द होल स्फीयर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली द फ्रैक्शन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आई कॉल इट EP डैश, दिस field is due to fraction only and this field is due to rest part ACB, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो फील्ड है इन दोनों से मिलके बना हुआ है। ऑब्वियसली ये पूरा स्फीयर फ्रैक्शन और प्लस ACB से मिलके बना हुआ है, तो ये फील्ड इसकी वजह से, ये वाला फील्ड इसकी वजह से, और ये फील्ड दोनों की वजह से, ठीक है। ओके, अपन लोग इनको बोलते हैं EP1
और EP2, ठीक है। EP डैश EP डबल डैश बोल सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद पॉइंट Q पर मार्क करें। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q विच इज ड्यू टू द फ्रैक्शन। आई कॉल इट EQ1 एंड ये है EQ2, ठीक है। अभी तक तो अपन ने इनको नेमिंग करी है, केवल नाम दिए हैं। अब बड़ी बात क्या है जो समझाने वाली है, नाम दोबारा रिपीट करें। EP1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फ्रैक्शन। EQ1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू फ्रैक्शन, और इसी तरह से ये। लेकिन अब समझाने वाली बात क्या है, इनके डायरेक्शंस ऐसे क्यों हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, क्या ये एरो AB से अवे जा रहा है? AB से अवे जा रहा है, यस। ये वाला एरो किधर जा रहा है? ये भी AB से अवे जा रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एरो क्या ACB से अवे जा रहे हैं? बिल्कुल यस। ACB से दूर जा रहे हैं, ये ACB है। क्या ये दोनों एरो दूर जा रहे हैं ACB से? बिल्कुल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा अवे होता है, और ये अपना रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन में कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब अपन लोग इनके मैग्नीट्यूड्स के बीच में रिश्ता ढूंढते हैं, ठीक है। वो बड़ी चैलेंजिंग बात है, और वहाँ वो आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। और ये वैसे ये टॉपिक काफ़ी चैलेंजिंग टॉपिक है। पूरे सिलेबस के अंदर मान लो 100 टॉपिक्स हैं पूरी बुक में, ये मोस्ट 10 चैलेंजिंग टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। बहुत आसानी से आपको ये नोट्स में लिखा हुआ है। इनके मैग्नीट्यूड्स के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल। इनके मैग्नीट्यूड्स के बीच में रिश्ता देखो, मैंने अभी कहा था कि ये दोनों मिल करके और बना रहे हैं इसको, ये दोनों मिल करके बना रहे हैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये अपन लोग यहाँ पे साइड में लिस्ट लगा देते हैं, ये लो जी। तो बच्चों अपन ने ये लिख दिए आपके नोट्स में, देखो जरा मैच करो। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 है। मैं एक एक को समझाता हूँ। एक नज़र अपन लोग डायग्राम पर डालेंगे और एक नज़र इन इक्वेशंस। बताइए EP1 क्या है? EP2 और EP1 दोनों मिलकर के और EP बना रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? EP1 और EP2 दोनों मिलकर के बना रहे हैं EP। ये फ्रैक्शन की वजह से फील्ड, ये रेस्ट स्फीयर की वजह से फील्ड, और ये हो गया टोटल फील्ड, ठीक है ना। ओके, इसी तरह से EQ1 प्लस EQ2 इक्वल टू EQ, ये अपन ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख दिए, ठीक है। इनकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखें, इक्वेशन 3 को। ये क्या है? डायग्राम में क्या है? ये पॉइंट 1 पे, पॉइंट P पर ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड कैसे हैं? अपोजिट है, ठीक है। माइनस साइन का आंसर मिल गया तुमको। माइनस साइन क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, और अपोजिट है आपको दिख रहा है, ये अपोजिट है, देखो अपोजिट है, दोनों अवे जा रहे हैं, ठीक है। ये AB से अवे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये AB से अवे जा रहा है नीचे की तरफ है, दोनों माइनस। लेकिन दोनों इक्वल क्यों हैं? बड़ी बात क्या है, दोनों इक्वल क्यों हैं? तो आप बताएं। एक छोटी सी बात है जिसको कोई बहुत ज़्यादा जोरदार बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक चार्ज है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है, इसमें पॉइंट A पर फील्ड ज़्यादा है या पॉइंट B पर फील्ड ज़्यादा होगा? तो आपको ये सेम ही तो होगा,
इधर ज़्यादा होगा, क्यों होगा, कोई कारण, नो रीजन। इधर ज़्यादा होगा या इधर कम होगा, कोई कारण नहीं है, बस यहाँ भी वही है। ठीक है ना, कि इस फ्रैक्शन से इस तरफ फील्ड ज़्यादा होगा या नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, इसमें ऊपर नीचे का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो दोनों फील्ड्स इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट हैं, डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों फील्ड इक्वल हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। प्लस का साइन आ रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन तो आपको सेम दिख रही है, डायरेक्शन तो दिख रही है सेम। ठीक है, दोनों एरो ACB से अवे जा रहे हैं, अवे। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ये आपको शायद पसंद नहीं आई होगी बात, वापस आओ मेरे पास। समझ में नहीं आया तो मेरे पास आओ। क्या आप बताओ मेरे को, बस इस डायग्राम का काम हो गया। अभी लोग हटा दे। देखो ये एक ऐसे ही फालतू एग्जाम्पल से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक मकान है, एक रूम है। ठीक है, ये रूम, इसके बाहर सनलाइट है, बाहर उजाला है धूप का, अंदर कुछ नहीं है, दरवाजा खुला है, रूम का दरवाजा खुला है। इसके डोर पर, इसके दरवाजे पर ठीक बाहर पॉइंट नंबर 1 पे और ठीक बाहर और ठीक अंदर पॉइंट नंबर 2 पे किस पर उजाला ज़्यादा होगा? तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है, 1 पर थोड़ा सा उजाला कम होगा, 2 पर थोड़ा सा उजाला ज़्यादा होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रॉक्स इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 1 बहुत अंदर है, कमरे के बहुत अंदर है? नहीं, पॉइंट 1 और 2, ये जो पॉइंट P एंड Q कहाँ पर है? बहुत बहुत पास में है। एक अंदर है, एक बाहर है, नो डाउट, बात सही है। लेकिन ये बहुत ही पास में है, पॉइंट Q एंड P बहुत ही पास में है, तो इन पर फील्ड होगा तो सही, लेकिन अप्रॉक्स इक्वल होगा। यही तो बोल रहे हैं अपन लोग इक्वेशन 4 में। ठीक है ना, इन दोनों पर, तो इन दोनों का फील्ड अप्रॉक्स इक्वल होगा क्योंकि दोनों पॉइंट P एंड Q बहुत ही पास में हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा और बात करें। ठीक है, EP का वैल्यू कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, EQ का वैल्यू कितना? 0। स्फीयर के अंदर फील्ड होता है 0। अब ये जो हैं 4 इक्वेशंस आपके सामने हैं, इनको लेकर के और अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, फाइनली मैं इसको हटा देता हूँ। देखो जी, आपको पता क्या करना है उसको पकड़ो पहले। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको क्या पता करना है, EQ2। ठीक है, ये जो है EP2, इस पॉइंट पर फील्ड कितना है? EP2। ठीक है, इसको छोड़ो, ये आपको EP2 का वैल्यू पता करना है। ठीक है, इस लॉजिक को और बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन लोग कि आपको अभी इन चारों इक्वेशन से, ये 4 इक्वेशन से आपको EP2 की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है, देखते जाएं। EP2 इक्वल टू, बोलिए, इक्वेशन 4 से EP2 का वैल्यू क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं EQ2। ठीक,
यहां से बताइए EQ2 का वैल्यू क्या है, माइनस EQ1। EQ2 का वैल्यू यहां से क्या निकाला, माइनस EQ1, ठीक है। और यहां से बताएं माइनस EQ1 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस EP1, ठीक है, माइनस EQ1। EQ1 का वैल्यू जैसा भी है ये सब कुछ करके आ गया, फाइनली EP1 आ गया। क्या कैलकुलेट कर लिया अपन ने, EP2 इक्वल टू EP1। ये EP2 इक्वल टू EP1 को अपन लोग यहाँ पुट कर देते हैं। EP1 का वैल्यू कितना, EP2, बोलिए बताओ जी। इक्वेशन 1 से अब क्या आ जाएगा, EP2 का वैल्यू यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैं, और EP2 का वैल्यू बताएं क्या आएगा, EP2 का वैल्यू आएगा ये EP2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपका बड़ा अचीवमेंट था। एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। कौन सा वाला बनाया मैंने डायग्राम, रेस्ट वाला, ठीक है। इस जगह का फील्ड है आपके पास, ये फील्ड कौन सी जगह पर है, जहां पर फ्रैक्शन AB है, ठीक है, जहां पर फ्रैक्शन AB है, ये AB। तो इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से सुनो। ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू QE, ये Q कौन है, वो चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है, और ये E कौन है, ये वो फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह का जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है। और अपन ने पहले भी नोटिस करा था, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि ये फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से है। ये फील्ड इस पर्टिकुलर अपने टॉपिक में, ये चार्ज कौन है, चार्ज ऑन फ्रैक्शन AB, और ये फील्ड किसने पैदा किया, ACB ने। ये बड़ी बात है, आपको समझ आना चाहिए। दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय ACB एंड दिस चार्ज इज ऑफ फ्रैक्शन AB एंड देन दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन फ्रैक्शन AB, ठीक है। तो फ्रैक्शन पे फोर्स लग रहा है, इसलिए अपन लोग इस पर D लगा देते हैं, और ये चार्ज जो है फ्रैक्शन का है, इसलिए एक परंपरा है कि अपन लोग इस पर D लगा देते हैं, वरना जरूर नहीं। तो आपके पास में अब ये जो मैंने फॉर्मूला था F इक्वल टू QE, इसको मैंने इस में कन्वर्ट कर दिया। इस बात को आप समझो, ठीक है, ये बात। फिर तो मतलब ये वाली जो लाइन है, इसके अंदर बहुत सारे एक मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, इस बात को आप समझो, ठीक है ना। यदि आपको ये ध्यान रह जाता है तो आपको पता लग जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको EP2 का वैल्यू पता लगाना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइड में आए थोड़ा सा, आपने सुना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पर किस चार्ज की बात कर रहे हैं अपन लोग, सपोज DQ का एरिया कितना है, सपोज DA, ठीक है। तो DQ इक्वल टू, बोलिए DQ इक्वल टू सिग्मा DA, ठीक है। और EP2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और फिर ये DA को मैं यहाँ से पहुँचा देता हूँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये क्या आ गया आपका, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर आ गया, और ये इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। आपका
इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, क्या आया? फाइनल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बबल। ठीक है, तो अपन लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। बच्चों ये चार्ज बबल है, ठीक है, इस पर चार्ज शो कर रखा है अपन ने, और एक बड़ी बात है इसके अंदर अपन लोग टोटल कितने प्रेशर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं उनको काउंट करते हैं। आपको वो काउंटिंग समझ में आ गई तो आप स्टार्टिंग अच्छी कर लेंगे इस टॉपिक में। देखो बबल के अंदर एयर ट्रैप हो गई, उस एयर का अंदर से प्रेशर है, मैं उसको बोल रहा हूँ पी इन। ठीक है, ये एयर प्रेशर, देखो प्रेशर वैसे स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी मैं एरो लगा रहा हूँ, मैं ये सिंबल कर रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है बबल को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये प्रेशर के एरो नहीं है, प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये बबल को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इनसाइड में जो एयर ट्रैप हो गई है वो उसका जो प्रेशर है वो, ठीक। आउटसाइड में एयर है, उसका प्रेशर जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हो, ये क्या कर रहा है? एरो क्या दिखा रहे हैं? इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दबा रहा है इसको। ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, तो एरोज की डायरेक्शन क्या शो कर रही है कि वो प्रेशर जो है वो सरफेस को किस तरफ फोर्स कर रही है। एक्चुअली ये फोर्स की डायरेक्शन है, जो प्रेशर जो है वो फोर्स क्रिएट करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन है, और ऑब्वियसली फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, आगे बात करें। इसके अंदर एक प्रेशर और है, और वो दिख रहा है आपको चार्ज की वजह से, विच इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या करता है? सोचो मेरे हाथ को मैं चार्ज दे दूं, सपोज पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसे चार्ज है? प्लस। इस पर कैसे चार्ज है? प्लस। इस पर प्लस। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो किसी भी सरफेस पर आप यदि चार्ज दे देते हो, किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी को चार्ज दे देते हो, तो उस बॉडी का कण कण, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक एटम म्यूचुअली रिपेल करके दूर जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता, वो एक बात अलग है। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी कोवलेंट बॉन्ड या किसी तरह के केमिकल बॉन्ड्स के वजह से वो बंधे हुए होते हैं। लेकिन एक बॉडी को जब आप चार्ज दे देते हो तो वो फैल करके और बर्स्ट हो जाने की, फट जाने की कोशिश करती है। इस बात को ध्यान रखो आप। ठीक है ना, एक बात और करें अपन लोग कि यदि किसी बॉडी को आप चार्ज देते जाएं तो एक लिमिट आएगी कि वो फैल करके और बर्स्ट हो जाएगी। आप एक बलून को या बबल को आप चार्ज देते जा रहे हो, बबल को तो नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बबल तो पकड़ने पर बर्स्ट हो जाता है। बलून को आप चार्ज देते जाओ, फैलता जाएगा, क्योंकि वो तो रबर का बना हुआ है, फैलता जाएगा। एक लिमिट आएगी कि वो बर्स्ट भी हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि किसी बॉडी को अपन लोग चार्ज देते हैं तो उसका यदि अलाउड है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, वापस आ जाओ। तो कितने प्रेशर दिखाई दे रहे हैं आपको? तीन। ठीक है, लेकिन एक और प्रेशर है जो यहाँ पे अपन लोग भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 11th की बात चली गई। वो कौन सा है? द प्रेशर ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसकी पूरी कहानी को सुनो। देखो 11th में सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। पहली बात तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है वो सुने, जो सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स दोनों ही तरह के होते हैं, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। ठीक है,
लेकिन बात कर रहे हैं अपन लोग सॉलिड और लिक्विड की। तो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। दोनों होते हैं, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स के बीच में, इंटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। इस बात को समझो। 11th के अंदर इस पे अपन लोग नोटिस नहीं करते, ठीक है ना। ओके, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स में जो है वो सरफेस टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको, ठीक है, एक लिक्विड की सरफेस है, जैसे पानी की सरफेस है। इस पानी की सरफेस पर ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स, ये फोर्स किस चीज़ को जन्म देता है? सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी को। उसकी वजह से जो प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर होता है वो आप 11th में पढ़ चुके हो, और उस प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से प्रेशर या सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर, एक ही बात है। इसको इसका वैल्यू कितना होता है? इट इज 4T/R, ठीक है। व्हाट इज T? T फॉर टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। और R क्या है? इस स्फीयर के रेडियस। आप इसको भूल चुके हैं तो अच्छा है कि आप 11th में जाकर के वापस देख के आए, ठीक है ना। 4T/R, इट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय द सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या बात की अपन ने? टोटल देयर आर 4 फोर्सेस। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश कर रहा है, ये इस बबल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला फोर्स बबल को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। आउटसाइड प्रेशर वाला जो है, ये प्रेशर क्या कर रहा है? बबल को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। कंक्लूड करें, देयर आर 4 प्रेशर्स एंड 2 आर ट्राइंग टू इन्फ्लेक्ट। 2 कोशिश कर रहे हैं बबल को फैलाने की, और 2 कोशिश कर रहे हैं बबल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जब ये बबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि कहीं न कहीं किसी न किसी साइज में आकर के और ठहर जाएगा, न ये फैल रहा होगा न सिकुड़ रहा होगा, तब pressures which are inflating and the sum of pressures which are contracting the bubble are equal। इक्विलिब्रियम कंडीशन में फैलाने वाले, बबल को फैलाने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहे हैं? अंदर की एयर का P in, और इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है ना। हर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेशर का फॉर्मूला σ²/2f। सिकोड़ने वाले, बाहर की जो एयर है वो उसको सिकोड़ने की कोशिश करे, उसका प्रेशर P आउट, और सरफेस टेंशन वाला प्रेशर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसको सिकोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन लोग अब क्या करते हैं? इस बबल को और चार्ज दिए जाएं, और चार्ज देते जाएं, एक लिमिट आएगी। चार्ज देते जाने से क्या होगा? ये फैलेगा। इसका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, और वो इस बबल को फैलाएगा। ये साइज में बड़ा होता जाएगा, साइज में बड़ा होता जाएगा, तो P इन का वैल्यू धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो इसका अंदर का जो प्रेशर है वो डाउन होता जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि
इसके अंदर का प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर कितना है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। बबल के बाहर क्या है एटमॉस्फेयर है। तो अंदर का इसका साइज बढ़ने की वजह से ये प्रेशर डिक्रीज होते होते एक लिमिट आएगी कि जब ये प्रेशर भी 1 atm हो जाएगा। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में जो है ये बबल जो है बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, फूट जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो जो लिमिटिंग कंडीशन है क्या किया अपन ने, वो लिमिटिंग कंडीशन अचीव करने के लिए बबल को चार्ज देते गए, बबल बढ़ता गया, अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता गया, होते 1 atm के इक्वल हो गया। उस कंडीशन में उसके जस्ट बाद ये बबल बर्स्ट हो जाएगा। तब इसमें ये कंडीशन होगी, वो दोनों कैंसिल हो गए, तब ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन में आप सिग्मा का वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8T∈R। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, और सिग्मा क्या है चार्ज अपॉन एरिया। इससे आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। इस चार्ज को क्या बोलेंगे, इट इज द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू अ बबल। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एक वर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है समथिंग अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसके पर अपन ने पहले भी बात करी थी। मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सिंपल, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसी स्पेस में एनर्जी भरी हुई है, उस एनर्जी को डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम से, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, देखो सिचुएशन अपन लोग बात कर रहे हैं, एक बबल है या बलून है। ठीक है, उस पर चार्ज है, एक बबल या बलून है, उस पर चार्ज है। बबल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, दो कंडीशन है। पहले बिफोर बबल की रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बबल को कंप्रेस किया, उसकी रेडियस को अपन ने कर दिया R-dr, उसकी रेडियस को अपने डिक्रीज कर दिया कितना, dr। dr इज द डिक्रीमेंट। दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हो कि व्हाट इज dr, dr इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस। dr सरफेस को डिस्प्लेसमेंट कर दिया अपन ने। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, उस बात को नोटिस करें, जो टेक्निकली बड़े काम की बात है, लॉजिक वाली बात है, कि ये जो रीजन है जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ। ठीक है, ये रीजन पहले कहाँ था, बबल के अंदर। ठीक है, ये वाला रीजन, लेकिन अब ये रीजन बबल के बाहर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, केवल आउटसाइड, K/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के, चार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केवल बार बार फील्ड होता है, अंदर नहीं होता। ये बार बार रिपीट हो रही बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शेडेड रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था, अभी पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो इस जगह में जो एनर्जी है,
इस जगह की एनर्जी में इस रीजन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लाइट चली गई है और अपन लोग लाइट आने के बाद में दोबारा रिज्यूम करेंगे, तब तक के लिए बाय। तो अपना हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। किसकी एनर्जी है ये? शेडेड रीजन में जो एनर्जी फैली हुई है ये वो एनर्जी है। कौन सी जगह की? शेडेड रीजन की एनर्जी, और ये शेडेड रीजन का वॉल्यूम है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा टास्क है शेडेड रीजन की एनर्जी कैलकुलेट करना है, और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? बच्चों, अपन लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है। देन वर्क डन इन डूइंग व्हाट? द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस सरफेस बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr। इस बबल की रेडियस पहले थी r और उसको रिड्यूस करके आपने r माइनस dr कर दिया। ऐसा करने में जो भी वर्क हुआ उस वर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो वर्क ही जो आपने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने जो वर्क किया, वो वर्क ही यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ओके। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला अपन ने? dr। ठीक है ना, ये सरफेस dr डिस्प्लेसमेंट कर गई। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। किसका एरिया है? जिस सरफेस पर फोर्स लगा रहे हैं, जिस सरफेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसका एरिया है। ये P कौन सा है? ये P है इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक प्रेशर के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या चाहता है? इसको फैलाना चाहता है, इन्फ्लेट करना चाहता है इस बबल को, और आप उसके अगेंस्ट इसको कंप्रेस कर रहे हो, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आएगा ये E, जिसका वैल्यू कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलन। ये जो अंडरलाइन है ये बच्चों शेडेड रीजन का वॉल्यूम है। ठीक है, और इवन आप यहाँ पे इसको A बोल सकते हो, A फॉर एरिया ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, क्योंकि इसको फाइनली इसको इसमें मर्ज होना है dV में, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आया। सपोज इसको समझते हैं। देखो ये एक शीट, एक लेयर है, एक स्लैब है। ठीक है, एक सरफेस है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोलूं तो आप कहोगे सरफेस का वॉल्यूम थोड़ी होता है, सरफेस का तो एरिया होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन इसका वॉल्यूम कुछ तो होगा ना? क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया, और ये क्या है? थिकनेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया कि नहीं? एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एरिया इंटू थिकनेस, तो क्या ये थिकनेस है? यस। ये जो एक स्फेरिकल सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी थिकनेस तो dr है। आपको अपने आपस की बात बताऊं मैं, इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो जैसे ऑरेंज का, नारंगी का, संतरे का छिलका होता है। कैसा होता है वो संतरे का, नारंगी का छिलका? स्फेरिकल, और उसकी ठीक है, कितना कुछ मोटा तो होता ही है, कुछ तो थिकनेस होती है उसकी। ये कुछ उस तरह से है। ठीक है, या वो जो कोकोनट है, कोकोनट अंदर से होलो होता है, कुछ तो थिकनेस होती है उसके अंदर। ये कितना है? dr। ये जो थिकनेस है उसकी, ये dr है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है। तो उस ऑरेंज या नारंगी के छिलके को आप लोग जो है पूरा फैला करके, तोड़ करके बिछा दो,
उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोले आपको तो क्या करोगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। यहाँ पर ये करें एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ठीक है ना, और ये थिकनेस है, ये डी आर इसकी थिकनेस, इस रीजन की थिकनेस है डी आर। तो ये वॉल्यूम हो गया। किसका वॉल्यूम है, ये शेडेड रीजन का वॉल्यूम है, ठीक है। डीवी को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर नीचे ले आओ, क्या आ गया, एरिया सॉरी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या है, वर्क और एनर्जी एक ही बात। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो आ गया आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की और है कि आपको होगी कि अरे ये फॉर्मूला तो अभी इलेक्ट्रिक प्रेशर का था, तो बिल्कुल प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी एक ही बात है। ये आपने बर्नौली में सुना हुआ है, बर्नौली की बात सुनी तब आपने सुना था, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, प्रेशर ही एनर्जी डेंसिटी होती है, कोई खास नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको फॉर्मूला को एक्सप्रेस करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चार्ज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ से, ये स्क्वायर है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकाल के बताओ कितना आएगा, एप्सिलॉन इंटू ई। और आप सोल्व करें, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा ना, स्क्वायर है ना, एक बच जाएगा। फाइनली आएगा, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से, ई फॉर इलेक्ट्रिक एंड यू फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आपका सेकंड चैप्टर आरबीएससी का सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, और सीबीएसई का भी, सीबीएसई का शुरू से लेके अभी तक जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा न्यूमेरिकल्स का। बाय बाय।